गुड इवनिंग व्यूअर्स। इंग्लिश फॉर रिटर्न एग्जाम्स में आप लोग पढ़ रहे हो सिंथेसिस और आज है सिंथेसिस का डे 2। जिन लोगों ने सिंथेसिस का डे 1 नहीं देखा है, आई स्ट्रांगली रिकमेंड उसे ज़रूर देख लीजिए। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखने वाले हो तो मैं आपको एक शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ। ये स्लाइड पिछले वीडियो में भी यूज़ की गई थी और उसमें आपको बताया गया था कि सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। यानी आपको कई सारे वाक्य दिए होंगे, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, कभी कभी तो 4 भी दे सकते हैं, और उनको जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बनाना होगा। और यही प्रोसेस होता है सिंथेसिस, संश्लेषण। आपसे बोला जा सकता है एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, और इसके 8 तरीके हैं। ये तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं और इसमें से एक तरीका पिछले वीडियो में फिनिश भी किया जा चुका है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। बड़ा ही मज़ेदार वीडियो था, फुल ऑफ नॉलेज, तो आप सब इसे ज़रूर देखिएगा। और अगर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए नहीं आएगा तो आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की मैंने एक फ़नी डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि दोनों वाक्यों में से एक वाक्य विकलांग हो जाता है। जैसे ही आप सिंपल सेंटेंस बनाते हो, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य अपाहिज हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है क्लॉज का, नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज। तो जिन्हें भी क्लॉज के नाम से डर लगता है, आज तक नहीं समझ पाए कि क्लॉज किस चिड़िया का नाम है, वो जुड़े रहिए हमारे चैनल से और आपको एक एक बात बिल्कुल बारीकी के साथ सिखाई जाएगी। और अगर सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों नहीं आए तो फिर आएगा कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, और सिर्फ 4 कंजंक्शंस के इस्तेमाल से आप कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे। तो फिलहाल हम सीख रहे हैं सिंपल सेंटेंस बनाना, जिसके कि 8 तरीके हैं। एक तरीका पिछले वीडियो में फिनिश किया जा चुका है। आज हम पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। वैसे तो मुझे पढ़ाना था नाउन और केस इन अपोजिशन, लेकिन इन्फिनेटिव पढ़ाने का बड़ा मन हो गया क्योंकि इन्फिनेटिव की चारों दिशाओं में बड़ी धूम मची हुई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन्फिनेटिव की चारों दिशाओं में बड़ी धूम मची हुई है। तो कौन सी दिशा इन्फिनेटिव के लिए क्या बता रही है, आइए हम लोग भी सीख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनेटिव का मूल शब्द है इनफाइनाइट, और दुनिया का कोई भी शब्द हो वो कभी अपने मूल शब्द की मीनिंग से जुदा नहीं हो सकता। तो इनफाइनाइट का मीनिंग होता है अनंत, और अनंत उसी को कहते हैं जिसकी कोई सीमा ना हो, जो बिल्कुल आज़ाद हो। तो हमारे इन्फिनेटिव की भी कोई सीमा नहीं है और ये बिल्कुल आज़ाद है। अपनी इस बात के समर्थन में मैं सिर्फ 2 सेंटेंसेस लिखूंगा, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इन्फिनेटिव बनता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। यानी 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से इन्फिनेटिव बनता है, और इसकी हिंदी निकलती है नानी ने। किसने? नानी ने। तो आइए देखते हैं हमारे 2 सेंटेंसेस। ही गोज टू प्ले चेस, और दूसरा सेंटेंस है दे गो टू प्ले चेस। दोनों वाक्यों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, अंतर है तो सिर्फ इस सब्जेक्ट का। यहाँ पर सब्जेक्ट ही होने की वजह से गोज आया है और यहाँ पर सब्जेक्ट दे होने की वजह से गो आया है। तो ये जो गो आप देख रहे हैं, ये एक फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब अपने स्वरूप को बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टेंस। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट चेंज होता है या टेंस चेंज होता है, फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाती है। गो, वेंट, गॉन, गोज। जबकि टू प्ले पहले सेंटेंस में भी टू प्ले ही है और दूसरे सेंटेंस में टू प्ले ही है। और आप चाहे जितने सेंटेंस बना लीजिए, किसी भी टेंस का किसी भी सब्जेक्ट के साथ टू प्ले ही रहेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इन्फिनेटिव बनता है और ये अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता। इसीलिए इसे अनंत की संज्ञा दी गई है। और इसका अर्थ भी निकलता है नानी ने। जरा अर्थ समझ लीजिए। ही गोज टू प्ले चेस, वह चेस खेलने, शतरंज खेलने जाता है। दे गो टू प्ले चेस, वे शतरंज खेलने जाते हैं। मुझे आइसक्रीम खानी है,
उसे बाजार जाना है, तो इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हिंदी में अर्थ देता है नानी ने, और ये एक फाइनाइट वर्ब नहीं है बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह की होती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। लेकिन पार्टिसिपल और जीरंड आप आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हमारा सारा फोकस कहाँ होना चाहिए? इन्फिनेटिव पर। अगली रोचक बात क्या है इन्फिनेटिव के बारे में, वो जान लीजिए। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब इन्फिनेटिव बन जाता है और सेंटेंस में लग जाता है तो ये संज्ञा का काम करने लगता है, ये संज्ञा की भूमिका में आ जाता है। ये बात जितनी अजीब लग रही है उतनी ही सच है, और इसका भी प्रूफ मैं आपको दिए देता हूं। बताइए ये क्या लिखा है? राम इज गुड, और इसके नीचे मैंने लिख दिया टू वॉक इज गुड। ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है राम अच्छा है, नीचे वाला सेंटेंस कह रहा है टू वॉक यानी टहलना अच्छा है। तो बताइए राम क्या है? संज्ञा। उसी तरह से टू वॉक यहाँ पर क्या है? संज्ञा। जब लोग आपके मुंह से इतनी ज्ञान की बातें सुनेंगे तो वो आपको परेशान करेंगे। वो आपसे कहेंगे अच्छा अगर संज्ञा है तो इसका प्रकार भी बता दो कि ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है। तो उनको बता देना कि जिस तरह से राम, मोहन, सोहन, गांधी, नेहरू ये सब प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, उसी तरह से टू के बाद अलग अलग वर्ब्स आती हैं और अलग अलग मीनिंग देती हैं। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये जो इन्फिनेटिव है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, प्रॉपर नाउन है। हमारा अगला पॉइंट इन्फिनेटिव के बारे में ये है कि इन्फिनेटिव 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। सबसे पहला है सिंपल इन्फिनेटिव, दूसरा है पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव, तीसरा है परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। ये सिंपल इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अब आप कहोगे कि ये क्या बात हुई गुरुजी, अभी तो आप कह रहे थे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तभी इन्फिनेटिव बनता है, तो यहाँ पर ये थर्ड फॉर्म क्या कर रही है? तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। देखिए यहाँ जो लिखा था ये बिल्कुल सच है, टू के बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब यहाँ देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस टू के बाद ये जो बी लिखा है ये भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस टू के बाद ये जो हैव लिखा है, हैव भी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। इसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो मेन इन्फिनेटिव तो यही हो गया, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू बी, लेकिन उसके बाद थर्ड फॉर्म आपको लगाना पड़ेगा टू हैव। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है। तो जो हमारा नाउन है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर है, यहाँ पर ये टू बी नाउन है, यहाँ पर ये टू हैव नाउन है, और ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव का काम करने लगता है। इनको और विस्तार से सीखने के लिए आइए यहाँ चलते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव ये होता क्या है? जिस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता उस इन्फिनेटिव वाले काम को स्वयं कर लेता है यानी खुद कर लेता है, वहां पर सिंपल इन्फिनेटिव होता है। इसका एग्जाम्पल बड़ा ही सिंपल है, ही रैन फास्ट टू कैच द बस। अब ये कोई ही है जो तेज दौड़ा, टू कैच बस पकड़ने के लिए, वह तेज दौड़ा बस पकड़ने के लिए। नानी ने आ रहा है ना, टू कैच पकड़ने के लिए। ही रैन फास्ट वह भागा तेज, टू कैच द बस बस पकड़ने के लिए। अब बताइए यहाँ पर बस पकड़ने के लिए तेज वो खुद भागा या अपने पड़ोसी को दौड़ा दिया? खुद भागा। इसलिए यहाँ पर कौन सा इन्फिनेटिव है? सिंपल इन्फिनेटिव है। शी वेंट टू दिल्ली टू सी हर बॉयफ्रेंड। वह दिल्ली चली गई, टू सी देखने के लिए अपने बॉयफ्रेंड को। अब ये बताइए दिल्ली में अपने बॉयफ्रेंड को देखने के लिए ये खुद गई या इसने अपनी बुआ को भेज दिया? खुद गई। तो जब इन्फिनेटिव वाला काम
कर्ता स्वयं करता है तो वहां पर सिंपल इन्फिनेटिव होता है। आइए अब जानिए पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। जिस वाक्य में सब्जेक्ट उस इन्फिनेटिव वाले काम को स्वयं नहीं करता यानी खुद नहीं कर सकता तो वहां पर पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव आता है। इसके पहले एग्जाम्पल से ही सारी बातें शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। He has a daughter to marry। ये जो सेंटेंस आप लिखा हुआ देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कर्ता उस काम को खुद कर लेता है। तो क्या ये जो ही हैं अपनी बेटी से शादी कर सकते हैं क्या? नहीं। तो शादी तो होगी मगर ये नहीं करेंगे, इनकी बेटी से कोई और शादी करेगा। तो इस सेंटेंस को सुधारेंगे कैसे? टू के बाद ये देखिए बी लगाइए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मैरिड लगाइए। ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड। उसके एक बेटी है ब्याहने को। ना नी ने आया कि नहीं आया? आया। ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड। उसके एक बेटी है ब्याहने को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही सेंट हिज सन टू देहरादून टू एजुकेट। उसने अपने बेटे को देहरादून भेज दिया। टू एजुकेट। अब यहाँ पर एजुकेट ये खुद कर रहे हैं या वो देहरादून में किसी और से एजुकेशन ले रहा है? किसी और से ले रहा है, खुद नहीं एजुकेट कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस गलत है। ये सही कैसे होगा? टू के बाद बी लगाइए और वर्ब की थर्ड फॉर्म एजुकेटेड। ही सेंट हिज सन टू देहरादून टू बी एजुकेटेड। ये था पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। नेक्स्ट है परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। जब घटना बहुत पुरानी हो लेकिन उसे प्रेजेंट में खींच कर बोला जाएगा। जब घटना बहुत पुरानी हो और उसे प्रेजेंट में खींच कर बोला जाए तो वहां पर परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव होता है टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे कि एडिसन इज नोन टू हैव इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। यानी एडिसन को जाना जाता है विद्युत बल्ब की खोज करने के लिए। तो टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है एडिसन इज नोन टू हैव इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। ये परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कोलंबस इज फेमस टू हैव डिस्कवर्ड अमेरिका। कोलंबस प्रसिद्ध है अमेरिका की खोज करने के लिए। नानी ने तो आएगा ही आएगा, इसके बिना तो इन्फिनेटिव का अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो अभी तक आपने क्या सीखा? इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। 3 नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल और जीरंड। उनमें से एक इन्फिनेटिव आज आप पढ़ोगे। ये बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। हिंदी निकलती है नानी ने। किसने? नानी ने। इन्फिनेटिव पर किसी भी सब्जेक्ट का या किसी भी टेंस का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बिल्कुल अनंत है, बिल्कुल आजाद है। ये काम करता है संज्ञा का। जैसे कि राम इज गुड, उसी तरह से टू वॉक इज गुड, यानी ये काम करता है संज्ञा का। और आपने सीखा कि ये 3 तरह का होता है। सिंपल इन्फिनेटिव बनता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। कब? तब जब इन्फिनेटिव वाला कर्ता उस काम को खुद करता है। ही रन फास्ट टू कैच द बस। बस पकड़ने के लिए वह तेज दौड़ा, खुद ही वह तेज दौड़ा। पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव कब बनता है? जब सब्जेक्ट उस इन्फिनेटिव वाले काम को स्वयं नहीं कर सकता या स्वयं नहीं करता है। जैसे कि ही हैज ए डॉटर टू बी मैरिड। उसके एक बेटी है ब्याहने को, यानी खुद ये शादी अपनी बेटी से नहीं कर सकते। ही सेंट हिज सन टू देहरादून टू बी एजुकेटेड। उसने अपने बेटे को देहरादून भेज दिया शिक्षित होने के लिए। और यहाँ पर ये खुद ही अपने बेटे को शिक्षित नहीं बना रहे हैं, उसे देहरादून भेजा हुआ है। परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव जब घटना बहुत पुरानी हो लेकिन उसे प्रेजेंट में खींचकर बोला जाए तो वहां पर होता है परफेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। एडिसन इज नोन टू हैव इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। एडिसन को विद्युत बल्ब की खोज के लिए जाना जाता है। तो ये स्लाइड पूरी क्लियर हो गई आप सबको। यहाँ पर एक छोटी सी बात जिन्हें नहीं पता है वो सीख लें। इन्वेंट और डिस्कवर में बस इतना सा फर्क है। इन्वेंटेड उस चीज की खोज के लिए आता है जो दुनिया में पहले थी ही नहीं और उसे बनाया गया, क्रिएट किया गया। लेकिन डिस्कवर उस चीज के लिए आता है जो दुनिया में पहले से थी
बस उसे खोज लिया गया, उसका पता लगा लिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सिंथेसिस में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, इसके लिए आपको पहचान पता होनी चाहिए। तो दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम, यानी दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा, तभी इन्फिनेटिव लगाना है। और इन्फिनेटिव लगाने का तरीका क्या रहेगा? उसी उद्देश्य अथवा परिणाम वाले वाक्य का इन्फिनेटिव बनाना होगा। कैसे? तो देखो ऐसे। ऐसे का मतलब नीचे देखिए, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट है वांट टू या फिर वांटेड टू, यानी आपको ये नजर आएंगे और आपको इन्हीं पर अटैक भी करना है। वांट टू, वांटेड टू, चाहने की यहाँ कोई भी इंग्लिश आ सकती है, कोई भी मीनिंग आ सकती है। जरूरी नहीं कि वांट या वांटेड ही आए, चाहने की यहाँ कोई भी मीनिंग आ सकती है। विश टू, विशेस टू, विश्ड टू, लाइक टू, लाइक्स टू, चाहने की कोई भी मीनिंग आ सकती है, लेकिन ज्यादातर वांट टू या वांटेड टू ही नजर आता है। तो पहले हम बनाकर दिखाएंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है। He works hard, वह मेहनत करता है। He wants to top the exam, वो परीक्षा में टॉप करना चाहता है। तो इसको बनाने का तरीका लगाने से पहले जरा पहचान चेक करिए। दोनों वाक्यों में से कोई ऐसा वाक्य है क्या जो इसका उद्देश्य या परिणाम बता रहा है? तो वह मेहनत करता है, और दूसरा वाक्य है वह परीक्षा में टॉप करना चाहता है। तो इसका उद्देश्य, ही का उद्देश्य क्या है कि वो परीक्षा में टॉप करना चाहता है। तो हमारा टारगेट सेंटेंस कौन सा है? बस यही वाला, जो वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा, बस उसी का इन्फिनेटिव बनाना है। कैसे? ऐसे, यानी कि आपको अटैक करना है। वॉन्ट्स टू पर अटैक कर दीजिए, यानी ये नहीं आएगा। अब जब ये नहीं आएगा तो इनका सब्जेक्ट भी नहीं आएगा, यानी ही नहीं करना है, सिर्फ एक ही लगाना, ही न करना। ही वर्क्स हार्ड, ये एज इट इज आ गया। टू टॉप द एग्जाम, वह मेहनत करता है परीक्षा में टॉप करने के लिए। नानी ने आ रहा है, हाँ आ रहा है। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा था, उनको मैंने एक गहरी बात बताई थी, एक सीक्रेट बात बताई थी कि दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक वाक्य तो एज इट इज रहता है, दूसरे वाक्य में कुछ ऐसा कारनामा करते हैं कि उसके कर्ता और उसकी क्रिया डिस्टर्ब हो जाते हैं, तब हम बाकी बचे वाक्य को ऐड कर देते हैं। तो यही यहाँ पर भी हुआ है। He works hard to top the exam. नेक्स्ट है She walked fast, वह तेज तेज चली। She wanted to reach the office in time, वह ऑफिस समय से पहुंचना चाहती थी। तो ये कैसे बनेगा? दुश्मन नजर आया, उड़ा दो दुश्मन को। जब wanted to नहीं आएगा तो she भी नहीं आएगा, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? She walked fast to reach the office in time, वह तेज तेज चली ऑफिस समय से पहुंचने के लिए। तो आपने देखा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है, लेकिन ये सभी सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या बताई थी आपको? सिर्फ एक कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब, एक कर्ता और एक फाइनाइट वर्ब। बाकी कोई वर्ब यहाँ पर आपको दिख रही है? नहीं, क्योंकि ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये तो संज्ञा का काम कर रहा है। आइए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस हैं यहाँ पर। ये सेंटेंसेस आपको घर में प्रैक्टिस करने हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके इन्हें अपनी कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो। आप इनका जवाब कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। इन सारे सेंटेंसेस का मीनिंग मैं क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले ये बता दूं कि ये जो रेड इंक से लिखे हैं सेंटेंस, इनका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये डिफिकल्ट हैं। ये रेड इंक से इसीलिए लिखे गए हैं क्योंकि हमने एक इनामी योजना शुरू की है। और इनामी योजना क्या है, वीडियो के लास्ट में आपको इस बात से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो इनामी योजना में जिन्हें पार्टिसिपेट करना है, कैश प्राइज जीतना है, उन्हें ये रेड सेंटेंसेस अटेम्प्ट करने होंगे और इनका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। फिलहाल ये सारी बातें हम आपको बाद में समझाएंगे।
अभी आप इन सेंटेंसेस का मीनिंग जान लीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला नहीं है। शंकु स्टोल द गोल्ड वॉच, शंकु ने सोने की घड़ी चुराई। ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज पॉवर्टी, वह अपनी गरीबी से छुटकारा पाना चाहता था। ही लर्नड द लेसन, उसने पाठ याद किया। ही वॉन्टेड टू एस्केप द पनिशमेंट, वह सजा से बचना चाहता था। आलिया sang ए सॉन्ग इन द फंक्शन, आलिया ने फंक्शन में गाना गाया। शी वॉन्टेड टू विन द हार्ट ऑफ जेठालाल, वह जेठालाल का दिल जीतना चाहती थी। विलियम सी डगलस केम टू इंडिया इन 1950, विलियम सी डगलस 1950 में भारत आए। ही वॉन्टेड टू नो द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस, वह भारतीयों की भावनाओं को जानना चाहते थे। द राइटर वर्कड हार्ड ऑन द शिप, ही वॉन्टेड टू अर्न मनी फॉर हिज ब्रेकफास्ट, लेखक ने जहाज पर कड़ी मेहनत किया, वह अपने नाश्ते के पैसे कमाना चाहता था। शी हैज गॉन टू न्यू दिल्ली, वह नई दिल्ली गई हुई है। शी वॉन्ट्स टू सी हर बॉयफ्रेंड, वह अपने बॉयफ्रेंड को देखना चाहती है। ही स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम वेरी वेल, उसने रेसिटेशन रूम की अच्छे से सफाई किया, इसे वादन कक्ष भी कहते हैं। ही वॉन्टेड टू गेट एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, वह संस्थान में दाखिला लेना चाहता था। ही रैन फास्ट, ही वॉन्टेड टू कैच द बस, वह तेज दौड़ा, वह बस पकड़ना चाहता था। हरी सेंट हिज सन टू अमेरिका, हरी ने अपने बेटे को अमेरिका भेजा। ही वॉन्टेड टू एजुकेट हिम, वह उसे शिक्षित करना चाहता था। शी इज वर्किंग वेरी हार्ड, शी विशेज टू स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, वह मेहनत कर रही है, वह कक्षा में प्रथम आना चाहती है। तो इन सारे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिएगा और कैश प्राइजेस जीतने हो तो इन रेड सेंटेंसेस को आंसर कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और ये पूरा मामला क्या है वीडियो के लास्ट में हम जरूर आपको बताएंगे। पर पहले पढ़ते हैं केस सेकंड। केस फर्स्ट सभी को समझ में आ गया होगा, आइए केस सेकंड कर लेते हैं। केस सेकंड में हमारा दुश्मन रहेगा हैव टू या फिर बी टू। अब देखिए हैव टू में हैड टू हैज टू छिपा हुआ है और इस बी टू में इज टू एम टू आर टू वॉज टू वर टू ये सब छिपा हुआ है, क्योंकि बी के 5 रूप हैं इज एम आर वॉज वर। तो बी टू का मतलब ये है कि इनके बाद आपको टू लगा हुआ मिल सकता है और हैव टू का मतलब है हैज टू हैड टू भी इसी में इंक्लूडेड है। तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो इनका सफाया करना होगा। शी बॉट 3 नॉवेल्स, उसने 3 उपन्यास खरीदे। शी हैड टू रीड देम, उसे उन्हें पढ़ना था। तो हैड टू हटा दीजिए, सब्जेक्ट भी हट जाएगा और ये जो वर्ब है इसमें टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म दे करके हम इन्फिनेटिव बना लेंगे। तो सेंटेंस बनेगा शी बॉट 3 नॉवेल्स टू रीड फुल स्टॉप। यहाँ पर देम इसलिए नहीं आया है क्योंकि देम एक प्रोनाउन है और जब यहाँ ऑलरेडी नाउन आ गई है तो प्रोनाउन की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वनाम संज्ञा शब्दों के लिए आते हैं। तो जब संज्ञा शब्द पहले से है तो सर्वनाम की जरूरत नहीं है। शी बॉट 3 नॉवेल्स टू रीड। अगला सेंटेंस है दे वेंट टू आगरा, दे हैड टू विजिट द ताज। वो आगरा गए, उन्हें ताजमहल विजिट करना था, ताजमहल घूमना था। तो दुश्मन का सफाया कर दीजिए हैड टू, सब्जेक्ट भी नहीं आएगा और ये सेंटेंस बनेगा दे वेंट टू आगरा। इन्फिनेटिव बनाने के लिए टू के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाना है, वो सेंटेंस में गिवन है विजिट। दे वेंट टू आगरा टू विजिट द ताज, वे आगरा गए ताजमहल घूमने के लिए। नानी ने से पीछा नहीं छूटेगा जब तक कि ये इन्फिनेटिव है। तो पहले आप करेंगे केस फर्स्ट की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस और उसके बाद फिर आप करेंगे केस सेकंड की घनघोर प्रैक्टिस। और केस सेकंड क्या है आपने अभी सीखा, हैव टू बी टू का सफाया करना है और सेंटेंस को अटैच करना है इन्फिनेटिव बना करके। आई हैव अ लार्ज फैमिली, आई हैव टू प्रोवाइड देम। मेरा एक बड़ा परिवार है, मुझे उसका भरण पोषण करना है। आई हैव अ कार, आई हैव टू सेल इट। मेरे पास एक कार है, मुझे इसे बेचना है। चिंटू प्रैक्टिस्ड हार्ड, चिंटू ने कड़ी प्रैक्टिस की। ही हैड टू गेट गुड मार्क्स, उसे अच्छे मार्क्स लाना था, अच्छे अंक लाना था। राजपाल यादव sang a song in the function, राजपाल यादव ने फंक्शन में गाना गाया। He had to please कैटरीना, उसे कैटरीना को खुश करना था।
टीम इंडिया प्लेड वेल, टीम इंडिया ने अच्छा खेला। इट हैड टू विन द टूर्नामेंट, उसे टूर्नामेंट में जीतना था। आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली, मैं रेलवे स्टेशन रोज जाता हूँ। अब यहाँ पे द क्यों आया है, इसके लिए द का पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। फिलहाल ये जान लीजिए कि ये रेलवे स्टेशन ट्रेन में बैठने नहीं जा रहे हैं, इसलिए द आया है। आई गो टू द रेलवे स्टेशन डेली, मैं रेलवे स्टेशन रोज जाता हूँ। माई ड्यूटी इज टू सी ऑफ माई सिस्टर, मेरी ड्यूटी है अपनी बहन को सी ऑफ करना, यानी ट्रेन में बैठाने जाते हैं बहन को। ही वेंट टू अलीगढ़, वो अलीगढ़ गया। हिज पर्पज वॉज टू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, उसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय में दाखिला लेना। शी ड्रोव द कार फास्ट, उसने गाड़ी तेज चलाई। हर पर्पज वॉज टू रीच द मीटिंग इन टाइम, उसका उद्देश्य था मीटिंग में समय के अंदर पहुंचना। आई रोट अ लेटर, मैंने एक चिट्ठी लिखी। माई एम वॉज टू इन्वाइट माई फ्रेंड्स, मेरा उद्देश्य था अपने दोस्तों को आमंत्रित करना। आई वॉन्ट ए नाइफ, मुझे एक चाकू चाहिए। आई शैल कट दिस एप्पल इंटू 2 हाफ्स, मैं इस सेब को 2 हाफ्स में यानी 2 आधे आधे हिस्सों में काटूंगा। अब यहाँ पर आप देखिए शैल भी आ रहा है, एम आ रहा है, पर्पज आ रहा है, यानी उद्देश्य बताने के लिए कुछ भी आ सकता है। और हैव टू, हैज टू, हैड टू के अलावा was to, is to, am to, are to यानी कि be to, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। तो आइए पढ़ते हैं अगला केस, केस थर्ड। केस थर्ड में देखिए कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या फिर मस्ट नॉट, इतने दुश्मन खड़े हो गए हैं हमारे, इनका सफाया करना है। लेकिन केस थर्ड की एक खास बात जान लीजिए, ये सब तो आएंगे लेकिन दोनों वाक्यों का जो कर्ता है वो एक ही होगा, यानी शी है तो शी, द वर्क है तो द वर्क के लिए ही आया है इट, यानी दोनों वाक्यों का जो कर्ता है वो एक ही है। तो इनका सफाया करना है, वो कैसे करना है ये मैं नीचे सिखाऊंगा। शी इज वेरी फैट, शी कैन नॉट डांस। तो देखिए वेरी को हटा के TOO लगा दो, यानी कि शी इज टू फैट, ये हमारा पहला सेंटेंस। शी इज टू फैट, दुश्मन का सफाया कर दो। कैन नॉट गायब तो शी भी गायब। अब क्या बचा है, डांस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके पहले लगा दो TO, तभी तो बनेगा इन्फिनेटिव। 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू डांस। शी इज टू फैट टू डांस। तो अगर ये TO छोटकऊ है तो ये TOO क्या कहलाएगा, बढ़कऊ। तो बढ़कऊ और छोटकऊ इनकी जोड़ी रहेगी तभी ये सेंटेंसेस बनेंगे और मीनिंग वही रहेगा। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, शी इज वेरी फैट, वो बहुत मोटी है। शी कैन नॉट डांस, वह नहीं नाच सकती। और इसका आंसर जब आपने बनाया तो इसका मीनिंग भी यही है, शी इज टू फैट टू डांस, यानी वह नाचने के लिए, नानी ने, वह नाचने के लिए बहुत ही मोटी है। एक घटना याद आ गई, एक बार डीजे फ्लोर पर कुछ लोग नाच रहे थे तो जो गांव के सभी देवर थे उन्होंने सोचा कि चलो भौजी को नचाया जाए। तो भौजी का हाथ पकड़ के डीजे फ्लोर पे ले गए, लेकिन भौजी नाच नहीं पाई क्योंकि भौजी 90 किलो की थी। शी इज टू फैट टू डांस। आइए एक और एग्जाम्पल आपको हम करके दिखाते हैं। द वर्क वॉज वेरी हार्ड, इट कुड नॉट बी डन। कैसे करेंगे, वेरी को हटा के बढ़कऊ TOO। द वर्क वॉज टू हार्ड, कुड नॉट का सफाया कर दीजिए, कर्ता भी गायब हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है बताइए, बी है कि डन है? अरे डन तो थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है बी, इसी के पहले टू लगा दो, टू बी डन। द वर्क वॉज टू हार्ड टू बी डन। हिंदी क्या निकलेगी, द वर्क वॉज वेरी हार्ड, काम बहुत कठिन था। इट कुड नॉट बी डन, वह किया नहीं जा सका। और उत्तर की हिंदी क्या निकल रही है, काम किया जाने के लिए बहुत ही कठिन था। तो आइए अब करेंगे धुआंधार प्रैक्टिस। ही इज वेरी लेजी, वह बहुत आलसी है। ही कैन नॉट बी ए बिजनेसमैन, वह व्यापारी नहीं हो सकता। और ऐसे लोग अक्सर सरकारी नौकरी ढूंढते पाए जाते हैं क्योंकि व्यापारी बनना सबके बस की बात नहीं है। शी
शी वॉज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर थी। शी कुड नॉट पास द एग्जाम, वह परीक्षा पास नहीं कर सकी। द क्राउड वॉज वेरी लार्ज, भीड़ बहुत भारी भरकम थी। इट कुड नॉट बी कंट्रोल्ड, उसे नियंत्रित नहीं किया जा सका। ही इज वेरी प्राउड, वह बड़ा घमंडी है। घमंडी की इंग्लिश कभी प्राउडी न लिखना, प्राउडी पूरे शब्दकोश में, पूरी डिक्शनरी में कोई शब्द नहीं है। ही इज वेरी प्राउड, वह बड़ा घमंडी है। ही कैन नॉट बेग फ्रॉम डोर टू डोर, वह दरवाजे दरवाजे भीख नहीं मांग सकता। दे आर वेरी पुअर, वो बड़े गरीब हैं। दे कैन नॉट बाई दीज बुक्स, वो ये किताबें नहीं खरीद सकते। द हिल वॉज वेरी हाई, पहाड़ बहुत ऊंचा था। इट कुड नॉट बी क्लाइम्ड, उस पर चढ़ा नहीं जा सका। द न्यूज इज वेरी गुड, इट कैन नॉट बी ट्रू, खबर बहुत ही अच्छी है, ये सच नहीं हो सकती। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, बक्सा बड़ा भारी था। इट कुड नॉट बी लिफ्टेड, उसे उठाया नहीं जा सका। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थका था। ही कुड वॉक नो लॉन्गर, वो और नहीं चल सकता था। द कार इज वेरी कॉस्टली, कार बहुत महंगी है। इट इज अनपरचेज्ड, ये बिकी नहीं है। द वर्क वॉज वेरी हार्ड, काम बहुत मुश्किल था। इट वॉज अनडन, वो हुआ नहीं। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। ही विल नॉट टेक ब्राइब, वह घूस नहीं लेगा। तो आपने देखा कि कैन नॉट, कुड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, विल नॉट, इन सभी का क्या करना है आपको बताया जा चुका है। आइए अब आखिरी केस पढ़ते हैं, लास्ट केस है। यहाँ पर भी कैन नॉट मिलने वाला है, डू नॉट मिलेगा, डज नॉट मिलेगा, डिड नॉट मिलेगा, विल नॉट मिलेगा, मस्ट या फिर मस्ट नॉट भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इस बार जो दोनों वाक्य हैं उनका कर्ता एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। देखिए यहाँ पर आया है द हिल, यहाँ पर आया है ही, यहाँ पर है देयर, यहाँ पर है वी। तो कर्ता एक नहीं होगा, बाकी पूरी पलटन वही है। और यहाँ भी इसका सफाया करना है, लेकिन स्टाइल कुछ बदलेगा। वो कैसे? द हिल वॉज टू हाई, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसके आगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। वो कैसे? कुड नॉट तो आप हटा देंगे, लेकिन ही नहीं हटा पाएंगे, क्योंकि पहले सेंटेंस में ही का जिक्र नहीं हुआ है और ये यहाँ पर पहली बार आया है, तो इसको तो सम्मान देना पड़ेगा ना। और सम्मान नहीं भी दोगे तो ये यहाँ से जाने वाला नहीं है, वो भेज दिया तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो क्लाइंब देख के आपको लालच आ रहा है वो हम समझ गए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के लिए आप तैयार हैं, टू क्लाइंब। लेकिन द हिल वॉज टू हाई टू क्लाइंब ये लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या चढ़ाई करने का काम पर्वत खुद कर सकता है? क्या नहीं। तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। इस कमी को दूर करने के लिए कुछ बुद्धिमान लोग टू के बाद बी लगा देते हैं और क्लाइंब में ईडी लगा देते हैं कि टू बी क्लाइंब्ड हो गया है, पैसिव फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर ही आया है तो आपको लगाना पड़ेगा फॉर के बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। अब ये सेंटेंस सही है। द हिल वॉज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, यानी ही अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम। शी का क्या होता है? हर। आई का क्या होता है? मी। वी का क्या होता है? अस। दे का क्या होता है? देम। यानी फॉर के बाद आप लगाओगे हिम, शी आया है तो फॉर के बाद लगाओगे हर, आई है क्वेश्चन में तो फॉर के बाद लगाएंगे मी, वी होने पर लगाएंगे फॉर के बाद अस, दे होने पर लगाएंगे फॉर के बाद देम, यू है तो यू ही रहेगा, राम है तो राम, श्याम है तो श्याम, सीता है तो सीता, गीता है तो गीता, चीता है तो चीता। जरा हिंदी भी समझ लीजिए। द हिल वॉज वेरी हाई, पर्वत बहुत ऊंचा था। ही कुड नॉट क्लाइंब, वो चढ़ नहीं सका। तो द हिल वॉज टू हाई फॉर हिम,
पर्वत उसके चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा था। नानी ने, टू क्लाइंब। पर्वत उसके चढ़ने के लिए, फॉर का अर्थ है के लिए, पर्वत उसके चढ़ने के लिए बहुत ऊंचा था। There are still 3 sentences in this exercise. इस अभ्यास में अभी भी 3 sentences हैं, 3 वाक्य हैं। We must solve them. हमें जरूर उन्हें हल करना चाहिए। तो ये कैसे बनेगा? इस सेंटेंस में तो वेरी भी नहीं आया है, जिसको कि TOO बनाना पड़े। तो इस सेंटेंस को तो एज इट इज छाप देंगे। There are still 3 sentences in this exercise. उसके बाद वी को हटाएंगे, फॉर के बाद क्या लगाएंगे? अस, और दुश्मन का सफाया कर दीजिए, मस्ट का सफाया करके मस्त हो जाइए। सॉल्व से पहले लगा दीजिए टू, और ये आंसर तैयार है। ये फुल स्टॉप भी यहाँ से हटा दीजिए। देयर आर स्टिल 3 सेंटेंसेस इन दिस एक्सरसाइज फॉर अस टू सॉल्व। देम नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोनाउन है। जिस नाउन के लिए ये आया था वो ऑलरेडी हमारे आंसर में है। तो अगर आपने इसे अच्छे से सीख लिया है तो आइए करते हैं बेधड़क प्रैक्टिस। शी हैज 3 डॉग्स, दे गार्ड हर हाउस। उसके पास 3 कुकुर हैं, 3 कुत्ते हैं। दे गार्ड हर हाउस, वे उसके घर की पहरेदारी करते हैं। द क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट, सवाल बहुत कठिन था। द गर्ल्स डिड नॉट सॉल्व, लड़कियों ने हल नहीं किया। आप में से जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर बॉयज भी लिख सकती हैं। द क्राउड वॉज वेरी लार्ज, भीड़ बड़ी भारी भरकम थी। द पुलिस कुड नॉट कंट्रोल, द वर्क वॉज वेरी हार्ड, काम बहुत कठिन था। आई कुड नॉट डू इट, मैं इसे नहीं कर सका। द न्यूज इज वेरी गुड, खबर बहुत अच्छी है। वी कैन नॉट बिलीव इट, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, बक्सा बहुत भारी था। दे कैन नॉट लिफ्ट इट। अब देखिए जिसने भी ये टाइप किया है उसने थोड़ी गलती कर दी है। कैन नॉट नहीं होगा, कुड नॉट होगा, क्योंकि जब वॉज आया है तो कैन आ ही नहीं सकता। द बॉक्स वॉज वेरी हैवी, बक्सा बड़ा भारी था। दे कुड नॉट लिफ्ट इट, वे उसे उठा नहीं सके। द कार इज वेरी कॉस्टली, कार बड़ी महंगी है। यू विल नॉट परचेज इट, तुम इसे नहीं खरीदोगे। देखिए सिर्फ कैन नॉट कुड नॉट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं विल नॉट भी आ रहा है, अभी मस्ट नॉट भी आएगा। द वर्क वॉज वेरी हार्ड, काम बहुत कठिन था। गोलू कुड नॉट डू इट, गोलू इसे नहीं कर सका। द बुक वॉज वेरी कॉस्टली, किताब बहुत महंगी थी। शी डिड नॉट परचेज, उसने नहीं खरीदी। अब देखिए परचेज के बाद इट लगाइए चाहे न लगाइए, वैसे भी आंसर में इट आना नहीं है। द नाइट वॉज वेरी कोल्ड, रात बहुत ही सर्द थी, ठंडी थी। हल्कू कुड नॉट स्लीप, हल्कू सो नहीं पाया। प्रेमचंद की याद आई कि नहीं आई? नहीं आई तो एक दिन पढ़ा देंगे, ऑन ए विंटर्स नाइट। द गेम वॉज वेरी बोरिंग, खेल बड़ा ही बोरिंग था। दे डिड नॉट प्ले, उन्होंने नहीं खेला। द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज वेरी सीरियस, भारत में बढ़ती जनसंख्या की समस्या बड़ी गंभीर है। वी मस्ट नॉट इग्नोर इट, हमें इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस वीडियो के बीच में मैंने इनामी योजना का थोड़ा सा जिक्र किया था, आइए अब इस पर खुल के बात कर लेते हैं। दरअसल ये जो रेड सेंटेंसेस आपको मिले थे लाल स्याही से लिखे हुए, इन सारे सेंटेंसेस का जवाब जो कोई सबसे शुद्ध और सबसे पहले कमेंट बॉक्स में दे देगा उसे हमारे चैनल की तरफ से कैश प्राइज दिया जाएगा। और ऐसे 2 लोग चुने जाएंगे फर्स्ट प्राइज के लिए और सेकंड प्राइज के लिए। और इसकी बहुत सारे नियम और शर्तें भी नहीं है, ना ही हम कोई स्टार बनाने वाले हैं कि हम उसमें TNC अप्लाई या शर्तें लागू लिखेंगे। बहुत ही सिंपल है ये इनामी योजना, इसमें कोई भी हिस्सा ले सकता है। बस इसकी कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, वो बातें आप जरूर जान लीजिए। जो कैश प्राइज है वो सिर्फ फोन पे या फिर पेटीएम या फिर गूगल पे के माध्यम से ही दिया जाएगा और किसी भी मोड ऑफ ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। सिर्फ 2 विजेता जो पूरे और सही जवाब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सिर्फ उन्हें ही क्रमशः यानी सीरियल से फर्स्ट और सेकंड प्राइज दिया जाएगा।
एडिटेड आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। आप पहले गलत आंसर लिखो कि मैं सबसे पहले जवाब दे देता हूं, बाद में उसे एडिट कर देंगे, ये नहीं चलेगा। एडिटेड आंसर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। आपको एक अटेम्प्ट में ही सही जवाब लिखने होंगे। अब जैसे कि शुरू में 5 जवाब आए, स्पीड में आ गए लेकिन वो गलत निकले, और 6वां जवाब आया वो बिल्कुल सही है, तो उस केस में 6वें जवाब को ही प्रथम विजेता माना जाएगा। क्योंकि इस क्विज को जीतने के 2 ही पैमाने हैं, पूरे जवाब और सही जवाब। इसमें से किसी भी पैमाने पर आप फेल होते हैं तो आप प्राइज जीतने के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। और सबसे आखिरी बात, कैश प्राइज जीतने के लिए आपको इस चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो हम माफी चाहते हैं। आपके बाद भी अगर किसी ने सही जवाब लिखा है और वो सब्सक्राइबर है तो उसे प्राइज दिया जाएगा। ये तो हुई क्विज में पार्टिसिपेट करने की बात। अब कुछ लोग कहेंगे हमारा नेटवर्क स्लो है, हम तो इनाम जीत ही नहीं सकते, हमारा फोन खराब है। तो ऐसे लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक कंसोलेशन प्राइज भी है, ये भी कैश प्राइज है, नकद इनाम है। ये चैनल प्रमोटर्स को दिया जाएगा। अगर कोई भी नया सब्सक्राइबर कमेंट बॉक्स में आपका नाम लिखते हुए ये लाइन लिखता है, थैंक्स, आपका कोई भी नाम हो सकता है, थैंक्स मुदित, थैंक्स अनुज फॉर सजेस्टिंग मी दिस चैनल, तो हर उस नए सब्सक्राइबर को काउंट करते हुए आपको आपका कंसोलेशन प्राइज फोन पे, पेटीएम या गूगल पे के माध्यम से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और चलते चलते एक बात हम और क्लियर कर देना चाहते हैं, जो लोग इस क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं या कंसोलेशन प्राइज के लिए कोई एफर्ट नहीं करना चाहते हैं, वो केवल इस चैनल पर स्टडी करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए स्टडी को, जो होमवर्क मिलता है उसे करिए या ना करिए। आपका दिल करता है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में लिखें तो आप लिख सकते हैं। आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए, उसका आंसर आपको बताया जाएगा। बस ये योजना शुरू करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन पीरियड में पढ़ाई में एंगेज हो सकें। जो हम टाइम वेस्ट करते हैं इंटरनेट पर अपना स्क्रॉलिंग में, ऊपर से नीचे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। अब तो ऑटो प्ले आ गया है, एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो अपने आप प्ले हो जाता है। तो इस चक्रव्यूह से बचने के लिए ये इनामी योजना शुरू की गई है। अर्न व्हाइल यू लर्न। लर्निंग तो आपकी चल ही रही है, अगर उसी के साथ साथ अर्निंग भी शुरू हो जाएगी तो इसमें बुराई क्या है। हमें तो बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। चलते चलते आपको एक नंबर दे देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको लगता है कि आप फर्स्ट या सेकंड प्राइज जीत रहे हो या फिर कंसोलेशन प्राइज जीत रहे हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपना कैश प्राइज क्लेम कर सकते हैं, या इससे जुड़ी हुई कोई भी आपकी क्वेरी है तो हम उसे सॉर्ट आउट करेंगे। कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल करने वालों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।